शुरू कर दिए क्या? थैंक यू। चलिए बच्चों, आपका क्लास मैं शुरू करता हूं। हम पिछले क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग 10-11 लेक्चर्स था उस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह इक्विलेटरल ट्रायंगल से है, समबाहु त्रिभुज से है। कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, हम कैसे समबाहु त्रिभुज को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम समबाहु त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी कलेक्ट करेंगे उसमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्या योगदान होगा, इसको हम लोग देखेंगे। दिक्कत नहीं, तो मैं स्टार्ट करता हूं। हम अपना टॉपिक जो हमारा है समबाहु त्रिभुज का, कोई दिक्कत नहीं। तो हम डिफिनेशन से, परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज को यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं, सॉरी, समबाहु त्रिभुज को यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? और ये तो बहुत बेसिक डिफिनेशन है, आपको पता होगा। देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं समबाहु त्रिभुज को, ध्यान से देखना है। मैं हटता हूं फ्रेम से, इसको देखिए क्या डिफिनेशन है। कहता है कि अ ट्रायंगल वेयर ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विलेटरल। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की लंबाई समान होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज का जो हमने डेफिनेशन दिया वो साइड लेंथ पर दिया, और हमने बताया कि यदि ए बी BC के इक्वल हो जाए और BC AC के इक्वल हो जाए, मतलब ये जो तीनों साइड आपको दिख रहा है, ये तीनों साइड का लेंथ आपस में इक्वल हो जाए, मेजरमेंट आपस में इक्वल हो जाए, तो ट्रायंगल कैसा होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो अभी डिफिनेशन है समबाहु त्रिभुज का, वो डिफिनेशन उसके भुजा के लेंथ से है। और कैसा है? यदि भुजा का लेंथ आपस में इक्वल हो जाए, मतलब भुजा का लंबाई आपस में इक्वल हो जाए, तो त्रिभुज को क्या हम लोग बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल पहले इस पर देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखना ध्यान से। हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी और सी, ठीक। इसमें ए बी का जो मेजरमेंट है वो भी 5 सेंटीमीटर है, BC का भी मेजरमेंट जो 5 सेंटीमीटर है, और AC का जो मेजरमेंट है वो भी 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजा का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मतलब AB जितना है उतने BC है और उतने CA है। और कितना है भाई? तो 5 सेंटीमीटर। तो कोई भी ट्रायंगल यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसको कैसा ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग? यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टॉपिक से चलते हैं और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को लिंक करते हैं। ठीक है बच्चा, देखना ध्यान से। अब एक क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं, इसको टाइप कर, इसको पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं। कह रहा है कि क्या एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है क्या? मतलब हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है, समबाहु है। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा? यदि आप समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा, डिफिनेशन रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो आपको याद होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका कोई दो भुजा, यहां अंडरलाइन करने वाला चीज है कि एनी टू साइड, कोई दो भुजा। मैंने एग्जैक्टली टू मतलब सिर्फ दो का बात नहीं किया है, हम बोले कोई दो भुजा आपस में इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब देखो इधर वो एक ट्रायंगल है, ये ABC। यदि हमको कोई AB और AC आपस में इक्वल हो दे तो हम बोल दें कि यह ट्रायंगल आइसोसेलेस है। अब AB और AC का BC से क्या रिलेशन है, इसका समद्विबाहु त्रिभुज से कोई लेना देना नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए यही बस कंडीशन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल समद्विबाहु होगा क्या? अब समबाहु के लिए भी तो हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि कोई भी ट्रायंगल समबाहु कब होता है? इसका तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है। इसे देखो, ये ट्रायंगल है और इसका सभी का जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्यों भाई? क्योंकि AB, BC और AC ये आपस में इक्वल मेजरमेंट का हो गया 5 सेंटीमीटर का। अब ये हमारा प्रश्न है कि क्या यह ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा?
अब आइसोसेलेस के लिए हमने अभी कंडीशन पढ़ा है पिछले क्लास में, अभी नहीं, कि जिसका दो साइड इक्वल हो जाए वो आइसोसेलेस हो जाएगा। अच्छा देखो तो इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी आपस में इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। ए बी का मेजरमेंट कितना है 5 और ए सी का मेजरमेंट कितना है 5। ये दोनों ज्यों ही आपस में इक्वल हुआ तो ट्रायंगल कैसा हो गया? समद्विबाहु हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या कंक्लूड करोगे? यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जितना भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, मतलब ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं। जितना समबाहु त्रिभुज होगा उसको समद्विबाहु तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि दो भुजा तो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि इसमें तीनों भुजा आपस में इक्वल है, तो हम किसी दो को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्यों ही समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो समबाहु में समद्विबाहु त्रिभुज का हर एक प्रॉपर्टी लगने वाला है। ठीक, तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर पाए कि हमारे पास यदि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल दो तो आइसोसेलेस होता ही है, और हम उसमें आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मेन कोर ये है कि मतलब ज्यों ही हमने इक्विलैटरल को आइसोसेलेस किया, समबाहु को समद्विबाहु किया, तो समबाहु में समद्विबाहु का हर एक प्रॉपर्टी लगने वाला है, दिक्कत नहीं। अब इसके कन्वर्स से चलते हैं, मतलब क्या समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु होगा क्या? देखना ध्यान से। देखो अगला क्वेश्चन है, क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल, यस और नो? देखो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, हमने एक ऐसा ट्रायंगल कंसीडर किया जिसमें ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है, समद्विबाहु तो है, 30 और 30 आपस में इक्वल है, समद्विबाहु हो गया। क्या तीसरा साइड इक्वल है क्या? नहीं, ये 8 है और 8 5 के इक्वल नहीं होता है। तो ये ट्रायंगल समद्विबाहु तो है लेकिन ये समबाहु नहीं है, आइसोसेलेस तो है लेकिन ये इक्विलैटरल नहीं है। तो यहां से क्या निष्कर्ष पर गए कि सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, सारा समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु नहीं होता है। मतलब कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी होता है, मतलब इन जनरल ये ट्रू नहीं है। मतलब उल्टा नहीं चलना है कि हमारे पास समद्विबाहु दे रखा है तो हम उसको समबाहु समझ के बनाएंगे, नहीं। लेकिन यदि हमारे पास समबाहु दे रखा है तो उसमें समद्विबाहु का प्रॉपर्टी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोर यही है यहां पर, ठीक। तब समबाहु त्रिभुज का कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग कलेक्ट करते हैं। पहला चीज है, इसको पढ़िए। अब क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मेजरमेंट ज्ञात करो, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब हमारे पास दिया क्या रखा है, यह एक ट्रायंगल, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नाम दे दो ए बी और सी। इक्विलैटरल है मतलब भाई ए बी का जितना लेंथ होगा उतने बी सी का होगा और उतने सी ए का होगा, ये कंडीशन है, तो इक्विलैटरल हो गया, समबाहु हो गया। अब ए का, बी का और सी का कितना मेजरमेंट है ये निकालते हैं। इसमें जो कोर आइडिया हम यूज करेंगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे, तो हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा कि भाई मान लो कि यह ट्रायंगल आइसोसेलेस है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। और इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, आइसोसेलेस होने का ये कंडीशन है, मतलब ए बी और ए सी इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल। हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वल साइड, समान भुजा का जो विपरीत कोण होगा वो आपस में इक्वल होगा, मतलब इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। मतलब हम क्या यूज कर लेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसके ईच एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मोटिवेशन आपको समझ में आया, हम किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी यूज करके हम समबाहु त्रिभुज का ईच एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। देखना ध्यान से कैसे करते हैं। हमने क्या कंसीडर किया, पहला इस दोनों टर्म को हम इक्वल करते हैं। देखना ध्यान से, यदि हम मान लिए पहला कंडीशन कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, तो ए बी कहां है भाई, ए बी ये है और बी सी ये है। अभी तुरंत हम पढ़े हैं ये दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा। इसको x मान लो तो इसका भी मेजरमेंट कितना आएगा, x ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम इस दोनों को लेते हैं, मतलब BC CA के इक्वल है, ये BC
और ये सी आपस में, इसका अपोजिट एंगल एक्स, ये एंगल अपोजिट और इसका ये अपोजिट, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इससे क्या पता चला, ए बी इक्वल टू बी सी से हमको पता चला कि एंगल ए बी का अपोजिट क्या, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, और हमने इसको एक्स मान लिया। अब हम जब इस दोनों को ले रहे हैं, बीसी और सीए को इक्वल ले रहे हैं, तो बीसी का अपोजिट क्या है भाई, एंगल ए है, और सीए का अपोजिट क्या है, एंगल बी है। अब ए का मेजरमेंट कितना लिया है, एक्स, तो इसका भी कितना हो जाएगा, एक्स, कोई दिक्कत नहीं। हमने कैसे इसको रिजॉल्व किया, समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से, प्रॉपर्टी से, दिक्कत नहीं बच्चा। अब अगला चीज है कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसको जोड़ो, मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब एबीसी क्या है भाई, इक्वल एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका मेजर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 3 टाइम एक्स का मेजर कितना आ गया, 180 डिग्री, तो एक्स का मेजर कितना आ गया, 60, मतलब ये भी 60 ये भी 60, मतलब यहां से क्या कंक्लूड कर पाए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो माप होता है वो 60 60 60 होता है, ठीक ना। इसको हम लिख देते हैं, आप इसको देख लीजिए। देखिए मान लो कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी। इक्विलैटरल के लिए कंडीशन क्या है, तीनों साइड इक्वल, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी, ठीक। ये इक्विलैटरल है, तीनों साइड आपस में इक्वल है। अब इसका तीनों एंगल भी इक्वल होगा, मतलब पहला कंडीशन है कि एंगल ए जितना होगा उतने एंगल बी होगा और उतने एंगल सी होगा, और इसका मेजरमेंट कितना होगा भाई, इस तीनों का मेजरमेंट 60 60 60 होगा, 60, ठीक। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए यदि आप समझ पा रहे हो तो हमने दो प्रॉपर्टी यूज किया, एक तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किया समद्विबाहु त्रिभुज का, और दूसरा हमने जो प्रॉपर्टी यूज किया ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का, मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है, दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके प्रूविंग में तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए आइसोसेलेस का बहुत ही रफ यूज करने वाले हैं, ठीक। तो आपका काम है कि आइसोसेलेस का जो भी प्रॉपर्टी आपने लिखा है उसको एक बार पलटो और उसको देखो, ठीक, और इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, जहां इंप्लीमेंट करें वहां बगल में लिखना है कि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक बच्चा। इसको देखिए, हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगला प्रॉपर्टी पर चलते हैं। हाँ देखिए ये क्या कहता है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द मीडियन, द एंगल बाइसेक्टर एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑल आर कोइंसाइडेड, ठीक। एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से खींची गई माध्य का कोण समद्विभाजक और ऊंचाई ये सभी संपाती होते हैं, मतलब एक ही लाइन होगा। इसको कैसे, मतलब ये क्या कह रहा है ये देखना, किसी भी वर्टेक्स से, याद रखना यहां शीर्ष को कोई जनरलाइज शीर्ष का बात नहीं कर रहा है, यहां मतलब किसी भी शीर्ष से, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी। हमने ए से मीडियन ड्रॉ किया, ये मीडियन के लिए कंडीशन है, ये एडी, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, ये और आपस में इक्वल हो गया, और ये एल्टीट्यूड हो गया। यह सिर्फ ए से होगा क्या, नहीं, बी से भी होगा और सी से भी, किसी भी वर्टेक्स से ऐसा कंडीशन हो जाए। यहां से ड्रॉ किया मीडियन, क्या ना, इसका नाम ई दे देते हैं, तो ये एल्टीट्यूड भी हो जाएगा और ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम बी से ड्रॉ करें तो फिर भी यही कंडीशन है, यहां मीडियन ड्रॉ, इसका नाम एफ दे देते हैं, ये एल्टीट्यूड भी हो गया और ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से यदि हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो उसके पास एंगल बाइसेक्टर का भी प्रॉपर्टी आ जाता है और एल्टीट्यूड का भी प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये सारे जो लाइन हैं वो संपाती हो जाते हैं, कॉन्साइडेड हो जाते हैं। इसको कैसे तुम एक्सप्लेन करोगे, एस्टेब्लिश करोगे। आपको यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद है तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था मैं इसको रिकॉल कर देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक ना, और आइसोसेलेस होने का कंडीशन क्या है कि ए बी
और AC आपस में इक्वल है। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि इस इक्वल भुजा से AB और AC से समान भुजा से कौन सा वर्टेक्स बन रहा है? ये A बन रहा है। यदि हम इस A से एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, कोई भी बनाओ, तो वो मीडियन का भी काम करता है और ये एल्टीट्यूड का भी काम करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या कंडीशन था कि इक्वल साइड से जो बनता हुआ वर्टेक्स है उससे ड्रॉ करते हैं कोई एक, तो बाकी दोनों का प्रॉपर्टी खुद आ जाता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में हर एक साइड तो इक्वल है, तो किसी भी दो साइड का जो जहां मिलेगा वहां पे वर्टेक्स बनेगा, और वो दोनों साइड तो इक्वल मेजरमेंट का है। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो यहां से यदि हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल बाइसेक्टर ही बनेगा और एल्टीट्यूड भी बनेगा। सिमिलरली ये दोनों भी तो इक्वल है, तो यहां से जो ड्रॉ करेंगे वो कोइंसाइड कर जाएगा। सिमिलरली ये भी तो इक्वल है, मतलब हमने क्या प्रॉपर्टी लगाया? हमने समद्विबाहु त्रिभुज का लगाया। यहां कोर क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का। और क्या हमने लगाया? हमने ये यूज किया, इक्वल साइड से यदि हम बनाते हैं जो वर्टेक्स, उस वर्टेक्स से यदि हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा और एल्टीट्यूड का भी काम करेगा। ठीक, तो अब हमने क्या कंक्लूड कर पाया? जनरल कंक्लूजन कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई एक समबाहु त्रिभुज है, तो उसके किसी भी वर्टेक्स से यदि हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, बाकी दो का प्रॉपर्टी खुद लेके आता है। दो क्या है? कोण समद्विभाजक है और शीर्ष लंब है। दिक्कत नहीं, इसको कॉपी कीजिए। हम थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। इसको आप जरूर लिखिए, काफी आसान करेगा क्वेश्चन करना आगे चल के। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इसको ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिकाएं समान लंबाई के होते हैं। पहला देखो, कोण समद्विभाजक भी समान लंबाई का होता है और सभी शीर्ष लंब भी समान लंबाई का होता है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में जितना भी मीडियन, 3 मीडियन होगा, तीनों मीडियन आपस में इक्वल होगा, तीनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल होगा और तीनों एंगल बाइसेक्टर इक्वल होगा। दिक्कत नहीं, मतलब तीनों माध्यिका इक्वल होगा, तीनों शीर्ष लंब इक्वल होगा आपस में, और तीनों कोण समद्विभाजक इक्वल होगा। अब इस स्टेटमेंट के ट्रुथ को कैसे एस्टेब्लिश करोगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? फिर हम कहां जाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज पे जाएंगे और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी रिकॉल करेंगे। आपको याद होगा समद्विबाहु त्रिभुज हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें इक्वल होने का कंडीशन होगा ए बी इक्वल्स टू ए सी। हमने पढ़ा था कि इक्वल साइड पर ये और ये इक्वल है, ठीक ना? इक्वल साइड पर यदि हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, और इसका नाम ई ले लो, इसका नाम एफ ले लो, ये मीडियन है, तो हमने पढ़ा था कि इक्वल साइड्स पर यदि हम मीडियन ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ आपस में इक्वल होता है। मतलब हमने पढ़ा था बी एफ इक्वल्स टू सी ई। आइसोसेलेस में पढ़ा था हमने, आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को जनरलाइज करेंगे और हमारे पास रिजल्ट बनेगा। देखो कैसे जनरलाइज करेंगे। ये एक ट्रायंगल है और मान लो कि ये इक्विलैटरल है, तो इसका कंडीशन है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। देखो हम क्या करेंगे, हम तीनों में से किसी एक के बारे में बता देते हैं, ठीक ना? किसी एक के ट्रुथ को एस्टेब्लिश कर देता हूं मैं, और बाकी सब तो उसी तरह से आएगा, आप इसको कर लीजिएगा। तो मैं बस बता देता हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन है, माध्यिका है, जो मीडियन है उसका लेंथ आपस में समान होता है। दिक्कत नहीं। देखो इधर कैसे इसको करेंगे। हमारा जो मोटिवेशन है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, ये कंडीशन है बाबू, दिक्कत नहीं। अब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, बना लिया डी ई और एफ। हमको क्या दिखाना है कि जितना भाई एडी होगा उतने ईसी होगा उतने बीएफ होगा। दिक्कत नहीं। अब देखो हम बारी बारी से लेते हैं। हमने इस दोनों को इक्वल किया, ये आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी हो गया। ए बी और बीसी को हमने इक्वल किया, तो ए बी पर देखो, ए बी पर जो मीडियन ड्रॉ किया उसका नाम कितना है? सीई। यहां से क्या आ गया? सीई का जितना लेंथ होगा, और बीसी पर कौन सा ड्रॉ किया गया है? देखो बीसी पर एडी ड्रॉ किया है, मतलब ये एडी के इक्वल आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमने आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी यूज किया है, मतलब ए बी पर जो मीडियन है उसका नाम सीई है और बीसी पर जो मीडियन उसका नाम एडी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल लेंथ का होगा, क्योंकि इक्वल साइड पर मीडियन ड्रॉ करते हैं, आइसोसेलेस में हमने किया है, उसका लंबाई इक्वल होता है। अब दूसरा है हम बीसी और एसी की इक्वल लेते हैं इसको,
तो ए बीसी पर जो मीडियन रो है उसका नाम क्या है भाई, एडी, और एसी पर जो मीडियन रो है एसी पर उसका नाम कितना है, बीएफ, है ना। ये भी दोनों आपस में इक्वल हो क्योंकि इसका लेंथ इक्वल है। अब देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हमारे पास क्या आ गया, सीई इक्वल्स टू एडी इक्वल्स टू बीएफ। यही तो करना था। मतलब हमने क्या दिखाया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों मीडियन का लेंथ आपस में इक्वल होता है। सिमिलरली तीनों एंगल बाइसेक्टर का भी इक्वल होगा और तीनों एल्टीट्यूड का शीर्ष लंब का भी इक्वल होगा। और मोटिवेशन कहां से लेंगे, तो हमारा जो मोटिवेशन होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज का होगा। दिक्कत नहीं बच्चा, आप इसको समझ गए हैं। तो बाकी जो दो बचा हुआ है इस पर आप इस दोनों पर घर में काम करोगे, ठीक। और काम करना बस 5 मिनट क्यों लगे, 1-2 मिनट का है बस। आइसोसेलेस से इसको लिंक करोगे और क्वेश्चन आसानी से कर सकते। इसको लिखो, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर मैं एक टर्मिनोलॉजी में आपको बताता हूं, पहले पढ़ो। यहां है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब और भुजा में संबंध क्या होगा, उसको स्टेब्लिश करना है, ठीक। देखो हम जो अभी समबाहु त्रिभुज कंसीडर करेंगे उसका साइड लेंथ 2a लेंगे। इसका मोटिवेशन क्या है कि यदि हम एडी मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ए और ए हो जाएगा, यदि हम ए लेंगे तो वो a/2 हो जाएगा। और ए में काम करना और a/2 में काम करना, यदि दोनों कंपेयर करें तो ए पर काम करना आसान है। कोई ए भी ले ले 2a की जगह पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको a/2 पर काम करना पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि a और 2a को कंसिडर करने में यहाँ कोई मैथमेटिक्स नहीं है, वो सुविधा के हिसाब से कंसिडर किया है, दिक्कत नहीं। हमारा काम क्या है कि यदि AD मान लो कि ये शीर्ष लंब है तो AD और AB या AD और AC या AD और BC में रिलेशन एस्टेब्लिश कर, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पढ़ें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से यदि हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो मीडियन भी बनेगा और एंगल बाइसेक्टर भी बनेगा। तो यहाँ बस हम मीडियन लेते हैं, दिक्कत नहीं। मतलब अभी क्या है कि ABC जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ 2a है। हमने AD एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, सिर्फ सम ड्रॉ किया। हमको AD और AB में या AD और AC में रिलेशन एस्टेब्लिश करना या BC में। अब देखो ये एल्टीट्यूड मीडियन भी हो जाएगा, तो ये लेंथ A हो जाएगा और ये लेंथ ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम लिख सकते हैं कि AD कितना हो जाएगा भाई, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया और उसको हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, बदला उसको, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अब AD ही तो हमको निकालना है, तो AD स्क्वायर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना है। देखो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखना। AD स्क्वायर, थोड़ा सा एक लाइन लिख लो इसमें पुट करने से पहले। अब बताओ AB कितना है, मैं इधर ऊपर कहीं लिख लेता हूं। AB कितना है ये बताओ, AB हमारा 2a है ना, तो A कितना हो जाएगा, AB/2 हो जाएगा। हम बस इस इंफॉर्मेशन को यहां पुट कर देते हैं। हमारा कितना आया, 3 टाइम AB/2 का होल स्क्वायर, ठीक। देखो तो हमारा AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 AB स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लिया, AB स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 यहां लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, देखो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, मैं थोड़ा सा इधर हो रहा हूं। हमारा जो रिजल्ट आया 4 टाइम AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम AB का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान से इसको रखोगे, ठीक। मतलब ये क्या पता चला कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का 4 टाइम का स्क्वायर वह किसी भी साइड तो इक्वल होता है सबका, 2a 2a 2a, तो 3 टाइम साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इस दोनों में रिलेशन हमने स्टेब्लिश किया। और यहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया, एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि मीडियन जो होता है वह एल्टीट्यूड जो होता है मीडियन का भी काम करता है। और दूसरा प्रॉपर्टी हमने जो यूज किया वह पाइथागोरस थ्योरम है।
ट्रांसफॉर्म किया पाइथागोरस थ्योरम को और हमने यूज किया। दिक्कत नहीं, यहाँ दो कॉन्सेप्ट यूज में आया, इसको लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। मैं हट रहा हूं, इसको लिखो। देखो क्या रिलेशन है, मैं इसको यहां लिख दे रखा हूं, इसको देख लीजिए। ये रिजल्ट है, इसी को लिख लेना, आसान होगा करना। अब हम कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं और जो पीछे पढ़े हैं उसका हम यूज करके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो मैं पहला क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, आप इसको ध्यान से करिएगा। देखो क्वेश्चन कहाँ का है और इसको पढ़ो। कह रहा है कि पी क्यू आर जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पीएम जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। दिक्कत नहीं, पहला काम फिगर बनाओ, फिगर तो बनाते एकदम होशियार स्टूडेंट का ये काम है। और ट्रायंगल का जो नाम है पी है, क्यू है और आर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कर रहा है कि पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पीएम दिस लाइन, ये एम है, ये परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं। हमको किसमें किसमें रिलेशन निकालना है, पी क्यू और पीएम, पी क्यू पीएम। अच्छा, पी क्यू साइड है और पीएम क्या है भाई, एल्टीट्यूड। अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, तो 4 टाइम एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम साइड का स्क्वायर, बस इसी का यूज करने वाला है यहां पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो 4 टाइम पीएम का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम पी क्यू का स्क्वायर। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है, 4 टाइम पीएम का स्क्वायर 3, पहला ही ऑप्शन है। दिक्कत नहीं, देखो 3 टाइम पी क्यू का स्क्वायर, 3 टाइम पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम पीएम का स्क्वायर। हमने जो पीछे पढ़ा उसका एक सिंग बस स्टेटमेंट ही पूछा है, ठीक ना, डायरेक्ट इम्प्लीमेशन किया हुआ है इसका। इसको देखो, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको पढ़ो। देखो ये कहाँ का क्वेश्चन है, पूरा पढ़िए। तो कहता है कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच डी ई एफ are the point on the side BC, AC and AB respectively such that AD is perpendicular to BC, P is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AB, which of the following is true। देखते हैं, पहला काम फिगर बनाओ, फिगर बनाते हैं। यहां पर ABC ट्रायंगल है, A, B और C। क्या कह रहा है भाई, AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। फिर कह रहा है कि बीई जो है वो एसी पर परपेंडिकुलर है, और सीएफ जो है, हाँ, अब क्या कह रहा है कि इनमें कौन सही है, एबी और एडी, एसी और बीई, एसी क्या क्या रिलेशन है, एबी और एडी में, एबी हाँ और एडी में, और ए बी और ए सी, दो ही चीज देखना है, ए बी और ए डी को देखना है और ए सी और बी पर काम करना है, ए सी और बी पर काम करना है। तो ए सी और बी पर तो एक ही लाइन में देखो, ए सी और बी, इसका तो एक लाइन का रिलेशन होगा, क्या होगा भाई कि 4 टाइम बीई का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम ए सी का स्क्वायर। डायरेक्ट इस स्टेटमेंट का यूज हमने किया, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ये डायरेक्ट हमने इसको यूज में लाया है। देखो तो हमारा क्या रिलेशन हो जाएगा भाई, 4 टाइम बीसी का स्क्वायर इक्वल 3 टाइम एसी का स्क्वायर, ठीक ना। तो देखो यहां पर ऐसा है क्या, 4 टाइम बीई इक्वल टू, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये है 4 टाइम बी स्क्वायर इक्वल 3 टाइम एसी, दिस दिक्कत नहीं ना। देखो ये डी ऑप्शन है। क्या कैसे आया भाई, तो हमने पिछले जो थ्योरम पढ़ा है उसका इंप्लीमेंट बस किया है। और कैसे इसको स्टेब्लिश किए, देखो ये साइड लेंथ है और ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। कोई दिक्कत, क्या होता है साइड लेंथ, देखो 3 टाइम एसी का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम बीई का स्क्वायर, 3 टाइम एसी का स्क्वायर 4 टाइम
बी का, हमने बस उसका यूज किया, एक एक लाइन का ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो, देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, इसको करिए। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ द साइड बीसी इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी सो दैट बीसी इक्वल्स ट्वाइस ऑफ सी डी, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं इससे पहले एक चीज मैं करवा देता हूं, आप ध्यान से देखिए। तो मैं क्या यहां करवाना चाह रहा हूं कि यदि हमने कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया एबीसी, ठीक, इसके साइड लेंथ को यदि हमने 2a लिया, तो इसका एल्टीट्यूड जो निकलेगा, मान लो यहाँ एडी एल्टीट्यूड है, तो कितना निकलेगा, ये a है और ये 2a है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ये कितना आ जाएगा, √3a स्क्वायर, मतलब √3a, ये याद रख लेना है। ठीक, एडी कितना है भाई, तो एडी जो हमारा आया है ये है √3a, ये लंबाई, ये जो आपको दिख रहा है, और ये है क्या, तो ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है तो मीडियन भी, एंगल बाइसेक्टर भी है, इसको आप याद रखना है। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखो इसको मैं बताता हूं ये क्या कह रहा है। पहले इसको, ये कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल भाई, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज। अब कह रहा है कि भाई बीसी को ऐसे बढ़ाओ इधर, हाँ बढ़ाए बीसी को लो, ठीक। अब कह रहा है कि डी ऐसा पॉइंट, बी डी को दिस, इसको ऐसे लिखते हैं, ये किया, और इस पॉइंट का नाम हम डी दे देते हैं। अब देखो यदि सी डी को ए मान लो, सी डी को कितना मान लिए ए, तो बी सी, अच्छा यहाँ सी छूट, ये बी सी है, बी नहीं है सिर्फ, ठीक, तो बी सी कितना, इसका ट्वाइस हो जाएगा, ये कितना हो गया 2a, और एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब हमको निकालना है क्या भाई, एडी का स्क्वायर कितना होगा, मतलब इसका स्क्वायर कितना होगा। कुछ नहीं करेंगे, इससे परपेंडिकुलर गिरा दिया तो इसको बाइसेक्ट करेगा, ये कितना हो गया, ये ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल चुनते, देखो मैं पेन चला रहा हूं, कैसा ट्रायंगल हमने चुना, ये, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये कितना है, 2a है, और अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि यदि हम कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं और उसका साइड लेंथ 2a है, तो उसका जो देखो यहाँ उसका जो एल्टीट्यूड होता है कितना होता है, √3a होता है, तो हम इसका सीधे यूज कर लेंगे, ठीक। तो ये कितना आ गया भाई, ये हो गया √3a, दिक्कत नहीं। अब हम एडी निकालते हैं, तो इसका क्या है, एडी हाइपोटेनस है, तो एडी का कितना फॉर्मूला हो जाएगा, एडी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका नाम कुछ दे दो, ई दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम ए का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए कितना है भाई, √3a, इसका स्क्वायर प्लस ई डी कितना है भाई, ई से डी, ए प्लस ए कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर, कितना आ गया बताओ, ये 3a स्क्वायर आ गया प्लस ये 4a स्क्वायर आ गया, आंसर कितना आ गया टोटल, 7a स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 7a स्क्वायर, और a कितना है भाई, तो a ये सी डी है ना, सी डी का लेंथ ये माने थे, तो ये कितना हो गया, 7 टाइम सी डी का स्क्वायर। देखो ऑप्शन है कहीं, सी डी ये है। हमने यहाँ क्या, पहले एक बार पढ़ो, मैं बता रहा हूं हमने क्या यूज किया। हमने पहला यूज किया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिस कारण से हम ये लेंथ 3a लिखे, और दूसरा हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया। इसको लिखिए, हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करिए थोड़ा सा। ABC is an equilateral triangle. D is the point on BC such that BC equals to 3 times AD. आपको AD स्क्वायर इज टू BD स्क्वायर, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन कहाँ का है, मैं एक रफ फिगर बनाता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ रेशियो का कॉन्सेप्ट यदि आप समझते हैं तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। A, B और C, ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, तीनों साइड आपस में इक्वल होगा,
और BC देखो कहता है कि D इज अ पॉइंट ऑन BC, D कहीं होगा BC पर। और कैसा है भाई कि BC जो है वो BD का 3 टाइम है। अच्छा, मतलब इसको A मान लेंगे, ये पूरा कितना आ जाएगा 3A आ जाएगा। ये समझना है, दिक्कत नहीं। मतलब अब जो ट्रायंगल है उसका साइड लेंथ कितना आ गया 3A और 3A। इससे इसको मिलाओ, मिलाया। अब हमको यही AD स्क्वायर और AB साइड लेंथ का स्क्वायर फाइंड आउट कर। अब हम क्या किए, इससे परपेंडिकुलर गिरा दिए। ठीक, तो परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ध्यान से देखना बाबू, तो ये जो लेंथ है इसका यदि E दे देते हैं तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया BE, तो B जो है 3A/2 हो गया। ध्यान से देखो, हमारा जो BE आया है वो B कितना आ गया 3A/2 आ गया, दिक्कत नहीं। अब हम इस लेंथ को निकालना चाहते हैं, DE कितना होगा, तो देखो ये कितना है 3A/2 माइनस A, ये देखो ये यहां से यहां तक कितना है A और ये कितना 3A/2, तो हमारा जो DE आएगा, DE कितना आ जाएगा 3A/2 माइनस A, मतलब हाफ ऑफ A, दिक्कत नहीं। तो इसका जो DE का जो लेंथ है हाफ ऑफ A आया। अब हमारा काम है कि इसका लेंथ फाइंड आउट करो। फायदा क्या होगा कि ये मिल गया और ये मिल गया और ये राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से AD का हम वैल्यू फाइंड आउट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या हम √3A लगा सकते हैं AE का वैल्यू एल्टीट्यूड का? नहीं, AE का वैल्यू √3 कब होगा, जब ये 2A होगा, यहां 3A हो गया है। ये बात आप समझ रहे हैं, देखो ध्यान से। अब हम AE का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AE कैसे निकलेगा भाई, तो AE स्क्वायर जो निकलेगा उसका वैल्यू होगा AB स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर 9A स्क्वायर, मतलब दिस स्क्वायर और माइनस दिस स्क्वायर ये वाला, और BE कितना है 3A/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 9A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर बाय 4, इसमें 9A स्क्वायर कॉमन कर लो, कितना बचेगा 4 माइनस 1/4, मतलब ये क्या बचा 27A स्क्वायर बाय 4। हम स्क्वायर के फॉर्म में ही रहने देते हैं इसको। अब देखो बाबू ध्यान से, हमारे पास इसका तो आंसर आ गया 27A स्क्वायर बाय 4, दिक्कत नहीं। अब ये भी हमारे पास है और DE भी हमारे पास है, ये निकालना है, दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो DE का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से A स्क्वायर बाय 4। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, AE स्क्वायर प्लस दिस, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान, अगला पेज पे मैं लिख देता हूं। क्या था हमारा 27A स्क्वायर बाय 4 प्लस A स्क्वायर बाय 4, हमारा आंसर कितना आ गया भाई 28A स्क्वायर बाय 4। हमको निकालना क्या था, ये देखो ध्यान से, हमको निकालना था AD स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। AD स्क्वायर तो आ गया, AB स्क्वायर करेंगे कितना 9A स्क्वायर आएगा, AD का स्क्वायर तो आ गया ना, कितना आ गया 28A स्क्वायर बाय 4। अब AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9A स्क्वायर। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड, ये तो सिंप्लीफाई इसको कटवा दो, ठीक 7A स्क्वायर। तो हमारा कितना आया, देखो 7A स्क्वायर इज टू 9A स्क्वायर, A स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना है 7/9। देखो ध्यान से, इसको हमारा ऑप्शन क्या आ गया 7:9, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार देखो, मैं फिर कुछ बता रहा हूं। और बाकी इधर है, ये दोनों मिला के हमारा आंसर आया। अच्छा, इस मेथड से यदि आप क्वेश्चन एग्जाम में करोगे तो 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा तो ले लेगा, ले ही लेगा, और इसमें एरर का प्रॉब्लम होता है कि कहाँ गलत हो जाए कहाँ सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, एक आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ सॉल्व करने का, क्या तरीका हो सकता है और इसको कैसे हम यूज में लाएंगे। पहले तो आपको रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यदि आपको रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो काम आसान है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक। तो मैं हालांकि आपको रेशियो आना चाहिए, और नहीं आएगा तो फिर भी बहुत नुकसान नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। एग्जाम के लिए तो बहुत ही नुकसान है, रेशियो बेसिक है वो नहीं आ रहा है तो फिर मुश्किल है बाबू,
ठीक ना, रेशियो आना चाहिए। मैं बताता हूँ इसका जो अल्टरनेट मेथड है, बस एक लाइन में आप इसका आंसर दे दोगे। तो मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना। नाम है ए, बी और सी। इक्विलेटरल होने का जो कंडीशन है, मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ये कंडीशन तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल हो गया। अब हम इसके साइड लेंथ को ए नहीं मान के 2a ले लेते हैं, इसको भी 2a, इसको भी 2a। ठीक, अब क्वेश्चन कहेगा कि BC पर D एक पॉइंट होगा और D कैसा पॉइंट होगा, तो उसका रिलेशन दे देता है कि BD इज टू DC, इसका वैल्यू जो है वह m/n में। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से, इसको समझना है। अब जितना समझने में समय लगेगा, ये क्वेश्चन बनाने में उतना समय बचा देगा। ठीक, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, यदि परेशान भी हो रहे हो तो इसको पेशेंस रख के समझ लेना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर परपेंडिकुलर कर देते हैं, ये AE है, ये परपेंडिकुलर है। अब D जो पॉइंट है वो BC पर है, हम D के लोकेशन को फोकस करना चाहते हैं कि D कहां हो सकता है। देखो, हम BC पर D लिखना चाह रहे हैं, कंडीशन हो सकता है कि D जो है वो BE के बीच में हो जाए, मतलब कहीं यहां हो जाए, ऐसा कंडीशन है। दूसरा हो सकता है D का कि D कहीं यहां हो जाए, और तीसरा कंडीशन है कि E के साथ कोइंसाइड कर जाए, यही पोजीशन D का हो जाए। अब हम रेशियो देख के कैसे समझेंगे कि D का क्या पोजीशन है, ठीक ना। तो देखो, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये एल्टीट्यूड है तो मीडियन का भी काम करेगा, मतलब हमारे पास दूसरा जो कंक्लूजन है BE इज टू EC या 1:1 है। हम इसी से इसको कंपेयर कर लेंगे, मतलब देखो इसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, तो BD और DC को हम लिख सकते हैं m/n, और ये है 1:1। अब इस दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। देखो ना ध्यान से, ये ठीक, हमारा ये मोटिव है। हम क्या करेंगे भाई, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और डिनोमिनेटर सेम कर लिया, मतलब इसका m/n आया, ऐसे लिख दिया, और 1:1 को n/n लिख दिया। अब हम डिनोमिनेटर तो सेम है, अब न्यूमरेटर कंपेयर कर रहे हैं, तो m और n को कंपेयर करेंगे और इसका लोकेशन हम देने वाले हैं। n क्या हो गया, अब ये पूरा n हो गया, यहां से यहां तक BEn हो गया, और BDn है, BD जो है वो m है, ठीक, और BE जो है वो n है। BE कितना है, n है, और BD कितना है, m है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। देखो इधर ध्यान से, अब यहां तीन कंडीशन अराइज होगा बाबू। पहला कंडीशन है कि m बड़ा होगा n से, दूसरा कंडीशन है कि m और n आपस में इक्वल होगा, और तीसरा कंडीशन है कि m छोटा हो जाएगा n से। इस तीनों कंडीशन में हम इसके पोजीशन को कैसे लोकेट करेंगे। देखो, यदि m बड़ा हो गया और n छोटा हो गया, तब D का पोजीशन ये होगा, मतलब ये यहां से ये रेफरेंस दे रहे हैं, तब D यहां आ जाएगा। यदि m और n आपस में इक्वल है तो D यहीं रहेगा, E पे कोइंसाइड कर जाएगा, और m यदि छोटा है n से तो D यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इस फिगर को मैं अगले पेज पे बनाता हूं ताकि आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। और हमने जो यूज किया वो फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया। छोटा छोटा मैं 3 ट्रायंगल बना देता हूं। देखो, ये ABC, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AE जो है ये एल्टीट्यूड है, मीडियन का भी काम करेगा। एक कंडीशन है कि यहां पर D आ गया, ठीक। दूसरा कंडीशन है A B C, हमने AE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड है, ये E है, और दूसरा कंडीशन है कि जहां E है वहीं D आ गया, और तीसरा कंडीशन है A B, हमने परपेंडिकुलर गिराया, और इधर कहीं ये पोजीशन है D का, इधर कहीं D आ गया, ये E है, ठीक। और हमारा जो रेशियो दे रखा है वो फंडामेंटल रेशियो क्या दे रखा है, देखो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं। हमारा जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है कि BD इज टू DC व m/n है। ये कंडीशन कब होगा,
ये कंडीशन होगा जब m और n में n बड़ा हो और m छोटा हो जाए, पहला कंडीशन। ये कब होगा बाबू? जब m और n आपस में इक्वल हो जाए। और ये कब होगा? जब m बड़ा हो जाए और n छोटा हो जाए। मैं विश्वास करता हूं कि ये d के पोजीशन में, d के जो पोजीशनिंग जो हमने किया उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। d के पोजीशनिंग में कंफ्यूजन नहीं है, बाकी सब आसान हो जाएगा। देखो इधर थोड़ा सा देखो, अब हम इस कंडीशन के लिए मैंने काम करवा दिया है कि यदि m और n आपस में इक्वल हो जाए तो AD का जो AE का जो वैल्यू आता है, इसको इस बार हमने किया था √3 आता है, और इसका स्क्वायर करके भी हम देखे क्या इस कंडीशन में क्या आया था 3 टाइम AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम AD का स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछता कैसा है? पूछा कि AD स्क्वायर और AB स्क्वायर का रेशियो कितना आएगा, मतलब AD स्क्वायर इज टू AB स्क्वायर। तो इस कंडीशन में काम आसान हो गया। कितना आ गया भाई? AD पहले और इसको बाद में, मतलब 3:4। ठीक है नहीं ना? हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया और 4 को इधर डिवाइड कर दिया। इस कंडीशन में तो काम आसान है, हम लोग कर चुके हैं। इस कंडीशन में और इस कंडीशन में बारी बारी से मैं कर देता हूं। ठीक, देखो ध्यान से, यदि दोनों कंडीशन को मैं एक ही साथ कर दूं तो काम आसान हो जाए। हमने ये एक ट्रायंगल ABC लिया, ध्यान से देखना है बाबू, एक लाइन का रिजल्ट आता है। ये पॉइंट D है, D नहीं, इसको E मानो। ये क्या है? ये E है। अब D कुछ इधर है, D इधर है, तो आप पता चल ही गया कि मतलब जो M है वह छोटा है n से, n बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम साइड लेंथ ले रहे हैं 2a ले रहे हैं, ध्यान से देखना, हम फ्रैक्शन का भी यूज करने वाले हैं। हमको पता है कि तुम लोग कुछ याद नहीं करोगे, सिर्फ रिजल्ट याद करोगे। लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लो भाई। देखो ध्यान से, अब ये m/n में डिवाइड किया है, मतलब BD बाई DC जो है वह m/n है। यदि हम आपको मैंने बताया था कि रेशियो दे रखा है और इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इससे वैल्यू कैसे निकालते हैं, यदि आपको याद है तो हम BD सीधे लिख सकते हैं। BD का जो वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा 2a है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो m है कितना आ जाएगा? 2am बाई m+n। कोई दिक्कत नहीं। और EC कितना आएगा भाई? ये EC नहीं, DC कितना आ जाएगा? वो n के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो 2an बाय m+n। ये मैं बताया था पीछे, रेशियो कैसे ऑपरेट करते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके पार्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मतलब देखना ध्यान से, हमारे पास ये आ गया, BD आ गया, कितना आ गया भाई? 2am बाय m+n। और ये कितना है भाई? ये कितना है? A है, BE। तो हम इतना लेंथ निकाल लेते हैं। इतना लेंथ कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना है, तो A माइनस ये माइनस करो, ये हटाओ, ये आ गया भाई हमारा, जो ये आ गया वो आया A माइनस 2am बाई m+n। इसको सॉल्व करो तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? ma प्लस na माइनस हो गया, कितना बचा? n माइनस m बाई m+n इंटू a। दिक्कत नहीं, ये हमारा कंक्लूजन आ गया, ये इतना आया। ठीक, और पाइथागोरस थ्योरम कितना, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यही निकाल लो, या हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल 2a लेंथ का है, इसका मेजर कितना आएगा? √3a। ठीक, हम अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकलेगा भाई? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक, इसको निकाल करके सॉल्व कर लेना है और हमारा AD स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सीधे रिजल्ट लिख देता हूं, आप इसको कैसे बनाओगे, दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना है। मैंने मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब देखो ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। A BC, D है, ये E है, ये एल्टीट्यूड है। हमको निकालना क्या है? तो हमको करना है भाई कि AD स्क्वायर इज टू
कोई एक साइड ए बी स्क्वायर, ये कितना आएगा, इसका सीधा सीधा क्या आप आंसर दोगे। तब पीछे जो मैंने बताया है इसको सॉल्व करना है और ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, हमारा जो, अब उसको ध्यान से सॉल्व करो तो हमारा जो आंसर आएगा वो आता है 1 माइनस एम एन बाई एम प्लस एन का स्क्वायर। ये एक बहुत ही आसान सा आंसर आया और ये क्या आया है, ए डी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर का ये रेशियो आया है। ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। एम इधर भी आ जाए, मतलब देखो यह एम ये बड़ा है या छोटा है, इससे इस रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमारा आंसर हमेशा यही आएगा। इसको आप ध्यान से इसको लिखो और मैंने मोटिव बताया कि हमने कैसे इसको एस्टेब्लिश किया, उसको भी देख लेना है। हमको पता है कि तुम लोग उसको नहीं देखोगे, सीधे इसी को देखोगे, तो कोई बात नहीं है, इसी को देखो और उपयोग में लाओ। देखो हम इसका यूज करके क्वेश्चन को करते हैं और बहुत ही आसानी से आप उसको रिजॉल्व कर दोगे। कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ ये, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं और फ्रेश अब इसको बनाते हैं उस मेथड, देखना कितना समय बचेगा। हमको एम एन के बारे में उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता है। पहले फिगर बनाओ और रफ क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान। एबीसी, अब बीसी पर डी ऐसे है, डी कि हमारे पास बीसी इक्वल्स टू, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 टाइम बी डी। देखना इधर, हम BD को पहले रखते हैं, याद है ना, BD बाय DC हमको चाहिए, ये हमारा रेशियो होता है। तो BD बाय DC, BD बाय BC निकालो, कितना आ जाएगा यहां से 1/3, कोई दिक्कत नहीं। मतलब BD को यदि K मानोगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा 3K। तो बताओ ये कितना हो जाएगा भाई, 3K माइनस 2K, ये कितना आ गया 2K। अब हमारा रेशियो आ गया, खत्म, एक लाइन में क्वेश्चन। अब BD और DC का रेशियो कितना आ गया, अब मैं इसको इरेज करता हूं, देखना कितना आसानी से क्वेश्चन को रिजॉल्व एक लाइन में किया जा सकता है। हमारे पास जो आंसर आया वो आया BD इज टू DC, इसका वैल्यू कितना आ गया भाई 1:2। ये हमारा M है और ये हमारा N है। अब AD स्क्वायर इज टू AB स्क्वायर, इसका हमारे पास एक आसान सा सस्ता सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, 1 माइनस M इंटू N, मतलब 2 1 जा 2 प्लस M प्लस N 3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ, दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 2/9, इसको सॉल्व कर लो, 9 माइनस 2 मतलब 7/9, एक लाइन में आंसर 7:9। कितना समय बचाया क्वेश्चन देखो, बस हमारा ये काम था कि हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारा M और N क्या है, तो ये BD इज टू DC है, M इज टू N। जो ये समझ गया और ये फॉर्मूला जो लगा रहा है वो क्वेश्चन को कुछ नहीं समझेगा भाई, बोला कि तुम कैसा भी क्वेश्चन दो, हम एक लाइन में क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। देखो ये है, ठीक, और मैंने आपको बताया है कि ये दोनों केस में यही रिजल्ट आता है, तो हमारा कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है फॉर्मूला में। इसको एकदम ध्यान से लिखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक, इस पर काम करना, और एक आसान सा एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन कैसे आया है इस पर भी आप काम कर लीजिएगा। मैंने इस पर अभी आपको कई 1-2 पेज तो मैं करवाया ही था, तो उस पर आप जरूर काम करना है, दिक्कत नहीं बाबू। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरह से उसको कैसे रिजॉल्व करोगे देखना। इसको करो, देखो BD और DC दे रखा है, AD और AC निकालना है, तो हमारे पास AD और AC के स्क्वायर का तो फॉर्मूला है। इसको फिगर बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बनाना होशियार आदमी का काम है। अब हमको ये बताओ रेशियो देखकर, हालांकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कि D का पोजीशन कहाँ होगा, D BC वाले में हो, B वाले में होगा या EC वाले में होगा। देखो ये M/N है ना, और M जो है वो N से छोटा है, मतलब D कहीं यहां दिखेगा। ये सब आपको आना चाहिए, लोकेशन देखो ये। अब हम इतना कुछ करने वाले नहीं है, M मिल गया कितना है भाई 3 और N कितना है 5 है, दिक्कत नहीं। BD और DC मिल गया, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो है AD स्क्वायर इज टू AB स्क्वायर, और AB और AC आपस में इक्वल हो जाते, यहाँ AC लिख लिए, AC फाइंड आउट करना है। इक्वलेटर ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल होता है ना,
AC का स्क्वायर। हमारा क्या फॉर्मूला कहता है, 1 माइनस mn बाय m प्लस n का स्क्वायर। यही हमारा आंसर आता है, दिक्कत नहीं। 1 माइनस mn कितना है, देखो 5 3 जा 15 और नीचे 5 प्लस 3 कितना, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। इसको सॉल्व करते हैं, देखो एलसीएम 64 आ गया, ये 64 माइनस 15 ये आया हमारा। इसको सॉल्व करते 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 64, यहां कर देता हूं 49/64। ये स्क्वायर का आया है, AD स्क्वायर और AC स्क्वायर का। तो हम AD इस टू AC निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 49 का 7, इसका कितना 8। हमारा आंसर आ गया 7:8। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, देखना मैं कई थोड़ा सा मिक्स करके बना देता हूं, तो थोड़ा आप इसको ध्यान से कर लोगे। हमारा आंसर 7:10। देखो ये फॉर्मूला लगा रहे हो, ये फॉर्मूला आपके समय को काफी हद तक सेव कर देता है। तो होशियार आदमी का काम है कि इसको ध्यान से करना है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। अच्छा अब तो क्वेश्चन नहीं रहा, तो मिलते हैं बाबू अगले क्लास में इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ बेसिक डिफिनेशन पढ़ा और हमने कुछ क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन करने का मैंने आपको दोनों मेथड बताया। एक जो बेसिक मेथड होता है जो लोग ट्रेडिशनल जो करते हैं, दूसरा मैंने इसको रिजॉल्व करके एक आसान सा फॉर्मूला दिया है। इसको रखना है साथ में, कई ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।